आगे जब भी करना तो पॉज कर देना, काटना नहीं। वेलकम टू SN चौधरी फिजिक्स क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इन सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और always asked in examination, that may be CBSE or entrance examination questions related to this. So take care of this. Different types of questions, 1 marks, 2 marks, reasoning are based on these topics. Magnetic field, point number 1. और वीडियो सही लगे, अच्छे लगे, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आगे का वीडियो भी आपके पास आता रहे। The space around a magnet। अभी तक बेटा आपने पढ़ा है मैग्नेट के चारों तरफ के स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, लेकिन अब मैग्नेट ही नहीं, आप स्टैंडर्ड क्लास में हो। अब आपको करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपने सीखा। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट और a current carrying conductor where other magnet experiences a force of attraction or repulsion is called magnetic field। देखो बेटा, हम एक एक टॉपिक्स को कंसेप्ट क्लियर करने के चक्कर में जो आपके सिलेबस में है कहीं छिपा हुआ, टीचर नहीं कराते हैं, जो क्वेश्चन नहीं उतना पूछे जाते हैं, हम उन सारे टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। और कंसेप्ट जब क्लियर है तब आप किसी भी कंपटीशन में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लो, जैसे ये आपने एक मैग्नेट रख दिया, ये N पोल है, ये S है, ये मैग्नेट है आपके रखा हुआ। तो इनके चारों तरफ का स्पेस, और इन स्पेस को हम ऐसे भी बना दिए हैं, ये हुआ स्पेस स्फेरिकल। जैसे यहाँ है तो इनके ऊपर नीचे चारों तरफ के स्पेस, जहाँ दूसरे मैग्नेट रखते हैं तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। इसी तरह से करंट कैरिंग वायर है तो इनके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनते हैं, ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। हम यहाँ पर लिख देते हैं दोनों को, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहाँ तक ये आपके देख लिए, आए बात समझ में। अब इसी आधार पर सेकंड पॉइंट देखो, मैग्नेट स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज expressed in terms of मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक में आप पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पर पढ़ें मैग्नेटिक, केवल नाम बदलना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और इसी का तीसरा नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कहने मतलब इसके स्ट्रेंथ को हम, जैसे आप इलेक्ट्रिक लिख देते थे, समझ लो यहीं पर हमारा मैग्नेटिक हो गया। है बात समझ में। ये पूरा पूरा स्पेस, जैसे ए सिंपल क्वेश्चन देख लो, यू नो दैट अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट,
अर्थ में मैग्नेट कहाँ से आ गया? तो देखो, सोचने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, फेनोमेना इंसिडेंट एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि अर्थ के बीच में मान लो एक मैग्नेट है, रॉड मैग्नेट, बार मैग्नेट, उनके बिहेव के आधार पर हम टोटल फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ऐसा कोई बार मैग्नेट तो है नहीं। तो रियल में अर्थ के पीछे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया? तो इसके कई सारे कॉज हैं। पहला कॉज, अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर मूव करते हैं, और मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर एयर प्रोड्यूसेस देयर इज ए फ्रिक्शन. दिस फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस चार्ज, एंड दिस चार्ज फ्लोइंग इन this charge is flowing and completing या forming electric current, and electric current produces magnetic field. ये भी कह सकते हो। अर्थ के चारों तरफ आप जानते हो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, लास्ट में आयनोस्फेयर है। तो आयन्स चारों तरफ मूव करते रहते हैं। तो इसका मतलब चार्ज मूव किया तो करंट बना, और करंट बना तो वही करंट के सेंटर पर अर्थ है, तो अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। तो यहाँ पर हम यही दिखाते हैं सेकंड पॉइंट। इनके स्ट्रेंथ को हम कैसे शो करते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड सिंपली हम न्यूमेरिकल्स में कहते हैं, इन न्यूमेरिकल्स मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। न्यूमेरिकल में जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा है तो उसका मीनिंग क्या समझा जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। हैव यू नोटेड? इस पॉइंट को आपने नोट कर लिए? तो आ जाओ थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट, theoretically the magnetic field due to a magnet or current carrying wire extends to infinity, but practically it limits to some extent। यदि आपके कहीं पर मैग्नेट रखा है तो आप थ्योरेटिकली ये समझोगे कि उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर तक होगा, लेकिन इन्फिनिटी तक ऐसा हम कंसीडर करते हैं। लेकिन रियल में क्या है, कुछ दूर जाने के बाद उसका स्ट्रेंथ इतना कम हो जाता है जो हमें फील नहीं होता है। जैसे यू नो देयर आर 4 फोर्सेस इन नेचर। वन फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। और ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन आप हो हम हो कोई फील नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ वेरी लो। इसी तरह से इसके फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ बहुत कम है जो हम फील नहीं करते हैं। कहोगे इसका सर प्रमाण, प्रूफ क्या है? तो आप मोबाइल से अभी घंटी बजाते हो, तो मोबाइल का सिग्नल कैसे आता है? तो इस स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड है, उन दोनों की मदद से ही चलते हैं, बिकॉज इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दैन दिस इज EM वेव। इस तरह से चलते हैं तब ये वेव आता है, लेकिन हमें फील नहीं होते हैं। तो कुछ फील नहीं होते हैं, उसका हमारे ऊपर उतना बैड इफेक्ट नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा तो बैड इफेक्ट होगा। बार बार क्वेश्चन उठते रहते हैं, जिनके घर के पास में एंटीना है, टावर है या मोबाइल टावर है, वहाँ रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सारे जगह के सिग्नल वहीं आते हैं, वहीं से सारे जगह जाते हैं। रेडिएशन ज़्यादा होता है तो वहाँ के लोगों के हेल्थ पर कुछ इफेक्ट पड़ता है।
इसलिए आपको मोबाइल में भी कहता है कि आपके मोबाइल के रेडिएशन यदि आपको चेक करना है तो रात के अंधेरे में मोबाइल को रख दो तो देखोगे जहाँ से एंटीना है वहाँ से लाइट ऐसे ऐसे ऑफ ऑन होते रहते हैं, चमकते रहते हैं। ये रेडिएशन है, आपको दिखते हैं जैसे जनरली कहते हो लाइट जल रहा है मोबाइल में, लाइट आप नहीं जला रहे हो लेकिन जहाँ एंटीना है वहाँ से चमक निकलते रहेंगे, वो रेडिएशन होता रहता है। और उसी में लिखे रहते हैं फिजिकल हैजार्ड, माने इसका नुकसान हमारे बॉडी पर क्या है, तो उसका एक लेवल है, उस लेवल से नीचे है तो आपके बॉडी पर नुकसान है। हर मोबाइल में होता है, आप चेक कर सकते हो। इसमें आपके कोई परेशानी नहीं होता है, इतने लेवल रखा जाता है बात समझ में। इसी तरह से आप यहाँ पर ये देखते हो थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ। द स्टैटिक, यहाँ ये सब बातें नहीं बताएगा। स्टैटिक चार्ज इज द सोर्स ऑफ electric field, but accelerated moving charge is a source of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड आगे हम पढ़ेंगे। एक्सेलरेटेड मूविंग चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं, दोनों का ये सोर्स है। इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज तो केवल सोर्स है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन मूविंग चार्ज से दोनों फील्ड हमें मिल जाते हैं। आए बात समझ में। इसी आधार पर यहाँ तक आपके ये टॉपिक्स थे। अब आप आ जाओ ये चारों पॉइंट आपने लिख लिए, न्यू टॉपिक्स। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज in a magnetic field। यहाँ पर एक टॉपिक छूट देते हैं, छूट गया था, नोट कर देता हूँ। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरली denoted by B। ध्यान रखना, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। नोट कर लिया, नीचे वाला भी रब कर दूं। अब यहाँ पर देखो, इसके फोर्स हेडलाइन बना दो इसको। आपके हेडलाइन ऐसे मान के चलो, इसमें पेपर में क्या पूछते हैं, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ये मानते हैं, कभी कभी इसके आधार पर डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस बेसिस, ये भी क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसके आधार पर न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड इन अ magnetic field, when a charged particle is moved in a magnetic field, it experiences
It experiences a force. It experiences a force. नोट कर लिए। सेकेंड पॉइंट देखो, द फोर्स, फोर्स यहीं पर हम एफ लिख दिए हैं, इससे इंडिकेट हो गया फोर्स। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q moving with velocity v, the force experienced by a charged particle of charge q moving with velocity v is directly proportional to the charge, directly proportional to the charge, that is, यहाँ पर देख लो F proportional to Q। इसका मतलब यदि चार्ज ज़्यादा हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा। B directly proportional to the magnetic field, B, that is F proportional to B। And C, the vertical proportional to the vertical component of velocity, that is v sin theta हमने लिखा है, that is F proportional to v sin theta, F proportional to v sin theta। अब इसी को यहाँ पर हम डायग्राम बना देते हैं। इसका डायग्राम देख लो, जेड हमने लिखा, ये वाई लिख दिए, ये हमने एक्स लिखा। यहाँ से ये पार्टिकल वी वेलोसिटी से चल रहे हैं, वी वेलोसिटी है, ये इस तरह से चल रहे हैं। एंगल इसका हमने थीटा माना। तो इसका यदि आप बनाते हो बेटे, इस तरह से आप बनाते हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, वी साइन थीटा कंपोनेंट। ये हमारे वेलोसिटी वी का है। डायग्राम बना दिए। अब डायग्राम के बाद देख लो, कंबाइनिंग ए बी एंड सी, वी हैव, कंबाइन करने पर मुझे मिलता है एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये हम लिखते हैं। इम्प्लाइज एफ इक्वल टू के कांस्टेंट हमने दिया, क्यू वी बी साइन थीटा इन ऑल यूनिट्स, के इक्वल टू 1, therefore F equal to QVB sin theta। This is required expression of force। This is required expression of force। आगे बात समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट में आपका आ गया डायरेक्शन। रुक जाओ, थर्ड पॉइंट में पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। ये फोर्स को आपने अभी क्या सीखा, F इक्वल टू क्यू वी बी। जनरली हम क्या जानते हैं, A क्रॉस B इक्वल टू होता है ए वी साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, तो F हमारा वेक्टर्स हो गया और Q स्केलर है तो बाहर कर दिए, ये हो गया हमारा V क्रॉस B इन वेक्टर फॉर्म। फोर्थ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो बेटा, अब यहाँ से डायरेक्शन चालू हो गए। अब यहाँ से यदि कंसीडर ध्यान दोगे सब कुछ सही मिल जाएगा, नहीं ध्यान दोगे तो यहीं से कंफ्यूज होना शुरू होते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स जब भी आपसे पूछा जाए तो इसमें रूल आपको ये आता है या नहीं आता है मुझे पता नहीं है, या भी नहीं आता है, तो हम किस तरह से लिख दें जो टीचर हमारे कॉपी की तरफ एक तो अट्रैक्ट हो, पढ़े और किस तरह से मार्क्स भी डिलीवर कर दे। इन बातों को मुझे ध्यान से देखना पड़ता है। तो सबसे पहले द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल पढ़ते हो, लेकिन ये किसने दिया था ये भी नाम लिख देता हूँ, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। ये डायरेक्शन हम मैक्सवेल स्क्रू रूल से देते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल देते हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल भी बोलो, या बीच में मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। अब और किससे दे सकते हैं, राइट हैंड रूल। राइट, अब ये रूल सब मुझे मालूम नहीं है, आपको भी अभी नहीं मालूम है, हमें डायरेक्शन पता करना है, बिना रूल से हम कैसे सीख लें। और तीसरा किससे लिखना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक पॉइंट ये आप जनरली लिख सकते हो हर एक क्वेश्चंस में, डायरेक्शन इज गिवन बाय, ये 3 नाम है हमारे पास। अब सेकंड में अब हम थोड़ा थोड़ा सबका बता भी देते हैं। तो मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, जैसे आप स्क्रू करते हो तो राइट हैंड से स्क्रू कर रहे हो तो करंट मान लो इधर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हम इधर कंसीडर कर लेते हैं। राइट हैंड ये हो गया, यदि करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो हम ऐसे टर्न करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा देता है। ये सब भूल जाओ, ये सब अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई किसको करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हम आपको 3 ही रूल लिखाएंगे, एक राइट हैंड थंब रूल सिखा देंगे जिसके आधार पर पता कर सकते हो, कोई भी रूल लगा दो। दूसरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तीसरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड। 3 ही रूल याद करना डायरेक्शन में। कहने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, आप उन सबको किनारे रखो, केवल स्टेटमेंट याद रखो, जो वहाँ से कह देगा स्टेट करो तो वहाँ लिख सके। अप्लाई करना यही 3। अब आपके इसमें देख लो, जनरली हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लेते हैं। रूल में मुझे क्या कैसे लिखना है पता नहीं है, हम ऐसा तो कर सकते हैं, फ्लेमिंग तीनों उंगली को 90 डिग्री पर दे दिए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है।
और ये हमारा चार्ज बॉडी प्लस क्यू चार्ज, करंट बाद में जाना, प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन, प्लस क्यू चार्ज की ये वेलोसिटी है। तो ये हो गया हमारा फोर्स। व्हेन वी स्ट्रेच 3 फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड दिस फिंगर इज शोइंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज शोइंग वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और दिस इज दिस। यदि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव प्लस हम इधर कंसीडर करते हैं करंट की, कन्वेंशनल करंट, चाहे कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, कन्वेंशनल करंट याद रखना ये होता है। कन्वेंशनल करंट इधर तब हो जाएगा, डाउनवर्ड हो गए। लेकिन मुझे ये रूल, एक इसी रूल को अप्लाई करना है यहाँ पर, और बायस-सेवर्ट लॉ में हम आपको राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर देंगे, और अल्टरनेटिंग करंट के समय हम राइट हैंड रूल यूज कर देंगे फ्लेमिंग का। तीन ही का अप्लाई करना है। फिर भी मान लो ये रूल भी भूल गए, मुझे नहीं याद है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग तो कहते हैं, तब कैसे डायरेक्शन लिखे देख लो। एक पॉइंट हम ये लिख देंगे। अब यहाँ पर एफ इक्वल टू वी क्रॉस बी है, यहाँ पर देख लो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing V क्रॉस B। ये जिस प्लेन में है, जैसे कागज़ पर देख लो, कागज़ पेपर पर ही हमने B बना दिया, पेपर पर ही V बना दिया, तो उसका परपेंडिकुलर होगा, अप हो चाहे डाउन हो। इसका मुझे नॉलेज नहीं है, इतना तक तो आपने लिख दिया, मैं आधा आंसर तो दे दिया, हाफ आंसर परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन में। एक्स वाई में पेपर है तो जेड होगा, अलॉन्ग जेड अप हो चाहे डाउन हो। एंड ऑल्सो एफ परपेंडिकुलर टू वी एंड एफ परपेंडिकुलर टू बी। एफ जो होगा बी का भी परपेंडिकुलर होगा और बी का भी परपेंडिकुलर होगा। आगे लपेटे समझ में। अब यहाँ पर सी, अब रियल में बच्चे इतना ही लिखते हैं जितना मैं अभी लिख रहा हूँ। हेयर जो डायग्राम हम बनाए थे, हेयर ये हमारा था, ये था, अपवर्ड हो गए। अब ये चार्ज पार्टिकल है तो अपवर्ड हो गया। हेयर द डायरेक्शन ऑफ एफ, जो डायग्राम हमने दिखाया है उस डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। हेयर डायरेक्शन ऑफ एफ इज परपेंडिकुलर टू द upward to the plane of paper, पेपर का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर अपवर्ड। ये डायरेक्शन जब आपसे कहता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ सौरभ कैसे बता सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स। मैग्नेटिक वेलोसिटी का मतलब करंट इधर जा रहा है तो ये हो गया, करंट इधर गए तो डाउनवर्ड हो गए। तो हम प्लेन ऑफ पेपर पर ही हम ड्रॉ करते हैं। समझ में आ गया? ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट में आ जाओ, स्पेशल केसेस। फर्स्ट, if charge particle is moving along the direction of magnetic field or parallel to magnetic field or parallel to magnetic field then theta equal to 0। देख लो बेटा,
इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन थीटा इक्वल टू 0, तो एफ हमारा कितना हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। और हम क्या जानते हैं, देखो बेटा, क्यू वी बी इसकी वैल्यू 0, दैट इज रिजल्ट 0। हैंस चार्ज पार्टिकल डज नॉट experiences force। इधर लिख लिए बेटे आप लोग। नेक्स्ट बी पार्ट देखो इसका। If the charged particle is at rest, then V equal to 0, the F equal to Q V B sin theta, तो Q इंटू 0 इंटू V sin थीटा, रिजल्ट क्या हो गया हमारा 0। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए उसके फोर्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, मोशन में होना। से फोर्स ऑन एन अनचार्ज पार्टिकल दैट इज Q इक्वल टू 0, पार्टिकल पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो तब फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो 0 इंटू वी बी साइन थीटा, रिजल्ट क्या हो गया हमारा 0। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके CBSE के रहते हैं। रीजनिंग देखो बेटा, शॉर्ट बड़े डेरिवेशन तो मैं जितना बता दूंगा वही आ जाएगा, छोटे डेरिवेशन की समस्या है, रीजनिंग क्वेश्चन की समस्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की समस्या है, वो वही कर सकता है जो पढ़ के जाएगा। D, when charged particle is moving perpendicular to the direction of magnetic field, then theta equal to 90 डिग्री। अब इस केस में F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 कितना होता है सौरभ, 1। अब इस केस में F इक्वल टू क्यू वी बी, दिस इज मैक्सिमम फोर्स experienced by charged particle। ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्सपेरियंस बाय चार्ज पार्टिकल। आगे बात समझ में। एक और आ गया लास्ट इसका, E व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मैंने B का डायरेक्शन इधर है और V का डायरेक्शन इधर है, देन F इक्वल टू
क्यू वी बी साइन 180 डिग्री, क्यू वी बी 0 दैट इज इक्वल टू 0, तब भी कोई फोर्स नहीं लगता है। एफ इसके आधार पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या हम डेफिनेशन देते हैं, ई एफ लिखो। डेफिनेशन ऑफ बी, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी इफ क्यू इक्वल टू 1 कूलम हो, वी वी आपका 1 मीटर पर सेकेंड हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो नेक्स्ट लाइन में हम बेटा लिखते हैं एफ इक्वल टू 1 बी साइन 90, दैट इज एफ इक्वल टू 1 बी इंटू 1, एफ इक्वल टू बी, ये हो गया। हैंस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसको इंडक्शन कहते हैं, इंडक्शन इज इक्वल टू द फोर्स experienced by unit charge moving with unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field. Hence magnetic field induction is equal to the force experienced, ये force के इक्वल हो गया, experienced by unit charge moving with unit velocity perpendicular direction of field. इन जनरली आपके ये यहाँ तक ये हो गए। नेक्स्ट में इसकी के आधार पर आप बी इक्वल टू ये लिख सकते थे, यहाँ भी हम लिख सकते हैं, इसलिए आगे ई एफ। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ जी। एक्सप्रेशन फॉर बी, तो आपके जनरली एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा लिखते हो बेटा, तो आपके बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90, देन इट्स वैल्यू इज 1, तब हम यहाँ पर लिख देते हैं v इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी। ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात समझ में। अब आपके ये कौन सा पॉइंट था, फोर्थ, देख लो। ये फिफ्थ के सारे पार्ट हैं, तो तब नेक्स्ट लिखो 6 यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी। पहला पॉइंट हम लिख ही देते हैं, SI यूनिट
SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, B इज टेस्ला। क्या नाम लिखा हमने? टेस्ला। और कैप इसी को शॉर्ट में T लिखते हैं। और वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी लिखते हैं। आगे जब फ्लक्स डेंसिटी बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं? मान लो ये सब मुझे याद नहीं है तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा? न्यूटन कूलम मीटर पर सेकंड, ये आगे ना मीटर अपॉन सेकंड ऊपर चला जाएगा, न्यूटन सेकंड और एम्पियर जैसे इसके हैं तो आपके इसके आधार पर लिख लो न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर। ये आप इसके लिखें। आ गया बेटा समझ में? चलो ये इतना ही रहा। 7th डायमेंशनल फार्मूला। यदि मान लो ये पूछ लिया तो कैसे लिखेंगे? दिस इक्वल टू एफ क्यू वी। अब बेटा एफ का तो डायमेंशन आता होगा फोर्स, तो दैट इज ML_T-2 अपॉन चार्ज का क्या होता है A और T, V का होता है L_T-1। नेक्स्ट में देख लो M अकेला है तो M ऐसे कैसे लिखे? L और L कैंसिल हो गया, देख लिए ना, तो L0 M1 L0 और T आपके ऊपर आएंगे तो कितना हो जाएगा? ये T और ये T कट गया, T-2 ही रहा और A-1। A-1 T-2 L0 M1 ये आपके लिख लिए। टेस्ला को डिफाइन करने के लिए कहेगा तो आप डिफाइन कर दोगे इसी में न्यूटन पर कूलम पर हिसाब से।